हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्राउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23 सितंबर 2020 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो आपको रिव्यू पिक्चर्स यहाँ पे मिलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हैं। और वैसे भी आज हम 3 से 4 न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो 99% होते हैं। तो वो 3-4 न्यूज़ हैं। टोटल हम 13-14 न्यूज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसमें सबसे पहले जो है वो क्या है कि अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो आप जो है वो बाय कर सकते हो। आप या तो हमारी वेबसाइट अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर पे विजिट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें भी डायरेक्टली आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल रेट पे गाइस ये आपको प्रोवाइडेड है। एक बार विजिट करके देखो, आप खुद जो है वो सरप्राइज हो जाओगे कि इतने कम रेट पे हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं। वीकली पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं, वीकली टेस्ट आपको जो है वो मिलेगा ताकि आप जज कर सको अपने आप को कि आपको कितना का आता है, कितना का आप रिटेन कर पाते हो। और मंथली पीडीएफ मिलती हैं। और मंथली पीडीएफ में मैं हमेशा बताता हूँ कि मुझे पर्सनली दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे क्या चीज़ें जो है वो चाहिए। एक तो बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके वो बच्चे जो आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, जो एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं या आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और करंट अफेयर्स पॉकेट पीडीएफ जो कि आप जब डेली करंट अफेयर कर रहे हो, वीकली करोगे, मंथली करोगे तो 3 बार तो आपके वीडियो में ही हो जाएंगे। लेकिन फिर आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो पॉकेट पीडीएफ से अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि जल्दी रिवाइज करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पॉकेट पीडीएफ। और क्वेश्चन आंसर फॉर्म की में भी आपको जो है वो ये मिल रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकती हैं चीज़ें। तो इट इज़ वेरी गुड कि आप जो है वो इसको सब्सक्राइब करो। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इस मिनिमल कॉस्ट के ऊपर भी हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। H10 आप कोड यूज कर सकते हो तो आपको 10% जो है वो क्या मिलेगा, डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कोलैबोरेटेड विद विच स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। नाउ देखो, न्यूज़ क्या है कि जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है उन्होंने जो है वो एक टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी स्टेट के साथ जो है वो साइन किया है ताकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। वो जो है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेगी और वहाँ पे जो है वो उसको क्या करेगी, प्रमोट करेगी। और ये कौन सी स्टेट है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली वो है टेहरी, टेहरी लेक। कौन सा इंस्टीट्यूट है? टेहरी लेक एडवेंचर इंस्टीट्यूट है जिसके साथ ये टाई अप हुआ है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। और ये टेहरी लेक कहाँ पे है दोस्तों, आपको पता ही है कि ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। वन ऑफ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया दैट इज़ द टेहरी लेक, टेहरी डैम बेसिकली, और उत्तराखंड में है। और टेहरी डैम जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, वो बना हुआ है भागीरथी रिवर के ऊपर। गंगा का ही नाम है भागीरथी, कौन सी स्टेट में? उत्तराखंड में, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होती है वो भागीरथी हेडवर्क्स है जहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है। और कितने साल के लिए साइन हुआ? 20 साल के लिए साइन हुआ। तो छोटा टाइम पीरियड नहीं है, 20 ईयर्स के लिए जो है वो साइन हुआ है। इसमें क्या होगा, वाटर स्पोर्ट्स होगी, ट्रेनिंग ऑफ वाटर स्पोर्ट्स होगी, इसमें बहुत सी एक्टिविटीज होंगी, लाइक रोइंग होगा, सेलिंग होगा, पैरासेलिंग होगा, पैराग्लाइडिंग होगा, जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स आप जानते हो वो सारी की सारी यहाँ पे करवाई जाएंगी। और उत्तराखंड के बारे में आपको पता ही है कि उत्तराखंड के जो कैपिटल है वो दो हैं अब। दो, पहले एक ही थी, देहरादून थी, लेकिन देहरादून को अब जो है वो विंटर कैपिटल कह दिया गया है। और गैरसेन को, GAIRSAIN, गैरसेन को जो है वो क्या कह दिया गया, समर कैपिटल जो है वो कह दिया गया है। तो कैसे याद रखोगे? GS जनरल स्टडीज, तो ऐसे ही GS, तो ऐसे करके याद रख सकते हो आप। चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और गवर्नर, बहुत ही प्यारा नाम, और आप याद कर सकते हो नाम क्या है उनका, बेबी रानी, बेबी रानी मौर्य। तो मौर्य वंश से भी आप याद कर सकते हो, वैसे भी आप याद कर सकते हो। तो बेबी रानी मौर्य, तो ये गवर्नर है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में बहुत ही फेमस फेमस नेशनल पार्क्स आपको पता ही हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे? वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। वहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। आप कह सकते हो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और एक टेहरी डैम आपको पता लग गया। एक आपको ये पता लग गया, जब गंगा स्टार्ट होती है भागीरथी हेडवर्क से तो कौन सी स्टेट से स्टार्ट होती है? उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से जब आती है तो सबसे पहले उत्तराखंड स्टेट में आती है। तो देखो कितनी चीज़ें आप उत्तराखंड के बारे में पढ़ चुके हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बंदा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा, तो इससे आप याद रख सकते हो पिक्चर से
और साथ ही साथ मैं बता चुका हूँ 20 साल के लिए ये हुआ है और ये बेनिफिट करेगा आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस और अदर सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड स्टेट पुलिस फोर्स इन द फील्ड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स की फील्ड में वो अपना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे करेंगे और टेहरी लेक एक्टिविटीज जो है वो उत्तराखंड में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैव अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में आप देख सकते हो कि बहुत ही बुरे हालात हैं, खास करके पंजाब में और हरियाणा में आप देख सकते हो कि किसान जो हैं वो सरकार के बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि किस तरह से फसलों को तैयार किया जाएगा, किस तरह से कॉरपोरेट वर्ड के साथ उसको जोड़ा जाएगा, लेकिन किसान विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको ये बताया गया है कि उसमें एमएसपी जो है वो सरकार क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार फसल करने से पहले अनाउंस करती है कि अगर बारिश ना भी हुई तो हम आपको इतने टन के बेसिस पे या इतने क्विंटल के बेसिस पे इतने रुपए देंगे ही देंगे। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सरकार जो है वो क्या करती है, तय करती है। और 1964 में सबसे पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है वो डिसाइड किया गया। सबसे पहली बार इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1964 में दिया गया था। तो याद रखना है, जब चाइना के साथ वॉर हुई थी 1962 में, उसके बाद इसको अनाउंस किया गया था 1964 में। और दोस्तों अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब सरकार ने अनाउंस किया है ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो कि इस बिल के अंदर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो होगा। ये मोदी जी ने भी कह दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसमें होगा ही होगा। तो कितना जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कौन सी फसल के लिए बढ़ाया ये आपने बताना है। तो आजकल देखो आप कौन सा सीजन चल रहा है फसल को, है ना, कौन सा, तो फटाफट देखो। सोइंग होगी अभी, तो कौन सी फसल की सोइंग होगी? तो मैंने बताया कि फसल करने से पहले होता है, तो अभी जो है वो विंटर का सीजन स्टार्ट होगा। तो अभी जो क्रॉप्स होंगी उसकी सोइंग होगी तो विंटर क्रॉप्स ही होगी। और विंटर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वो आपके पास होती हैं राबी क्रॉप्स। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? राबी क्रॉप्स। तो याद रखना है बस कि किस महीने में पड़ा है, तो उस महीने में बढ़ाया है तो उस महीने की क्रॉप्स देख लो। तो इसका मतलब वो कौन सी क्रॉप्स होंगी? विंटर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप समर क्रॉप्स होती हैं, जैद क्रॉप्स इन बिटवीन राबी एंड खरीफ होता है। तो आपने याद रखना है राबी क्रॉप्स के लिए बढ़ाया गया। और वीट का खास तौर से याद रखना है, पहले था 1925 रुपीज़ जो वीट का एमएसपी था, लेकिन अब 50 रुपये बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया? 1975 कर दिया गया है। और भी बहुत सी क्रॉप्स हैं इसमें जिसका जो है वो हम कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। राबी क्रॉप्स का जो है वो बढ़ा दिया गया। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आएंगी। और ये कौन सी स्कीम के अंदर आता है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसमें कहा गया है कि फार्मर्स की इनकम को डबल कर देना है। कौन से ईयर तक? 2022 तक। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और एक चीज़ और जो रह गई कि ये किसकी रिकमेंडेशन से बढ़ाया गया है? स्वामीनाथन कमीशन। और स्वामीनाथन आपको पता है कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? एमएस स्वामीनाथन की बात कर रहा हूँ। एमएस स्वामीनाथन जो कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? और एक क्वेश्चन साथ में और बताओगे, दो क्वेश्चन के इकट्ठे आंसर देंगे कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड है ये किसने कॉइन किया था? किसने कॉइन किया था? चलो, राबी क्रॉप्स, खारीफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स क्या होती हैं एक बार फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। राबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स, आजकल के सीजन में जो है वो इसको बोया जाता है, मतलब इसको सोइंग होती है इसकी। तो अक्टूबर दिसंबर के बीच में जो है वो इसकी सोइंग होती है। तो इसका मतलब हार्वेस्ट कब होगा? अप्रैल जून में। जैसे नॉर्थ इंडिया में वैसाखी मनाई जाती है तो वो अप्रैल जून में मनाई जाती है क्योंकि उस टाइम पे गेहूं को काटा जाता है। तो वीट जो है वो कौन सी क्रॉप है? राबी क्रॉप है। तो एग्जाम्पल याद रखनी है, बार्ली हो गया, पीज हो गया, ग्राम्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारी की सारी कौन सी है? राबी क्रॉप्स हैं। खरीफ जो खास करके वो फसलें जिनको पानी ज़्यादा चाहिए तो ये मानसून के टाइम पीरियड पे की जाती हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो मानसून कब आती है? तो आपको पता ही है कि जून के महीने में मानसून आ जाती है। तो इसका मतलब इसको जून के महीने में बोया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाएगा? सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए जो है वो मानसून के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। तो मैक्सिमम फसलें इंडिया में यही होती है कि मानसून का टाइम पीरियड एक साल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। तो ऑलमोस्ट 10 महीने तक जो है वो मानसून इंडिया में रहता है। मानसून और मानसून जब वापस जाता है उस पूरे टाइम पीरियड को कहा जाता है मानसून प्लस रिट्रीटिंग मानसून, और वो 10 महीने का टाइम पीरियड होता है। और इसमें आ जाता है राइस, आ जाता है मेज़, आ गया ज्वार, आ गया बाजरा, दालें आ गई इसमें, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, बहुत सी फसलें जो है वो इसमें आ जाएंगी। तो खरीफ और राबी याद रखना है। जैद जो है वो बेसिकली क्रॉप्स जो है वो राबी और खरीफ के बीच की क्रॉप्स को क्या कहा जाता है? जैद क्रॉप्स। और कम टाइम पीरियड वाली क्रॉप्स होती हैं, लेकिन वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोई भी मेलन ले सकते हो, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फॉडर क्रॉप्स हो गई, चारे वाली क्रॉप्स होगी, वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। तो याद रखना है राबी खरीफ जैद क्या होता है। अगले क्वेश्चन को ऊपर आते हैं दोस्तों। हु वन दी 77th एडिशन ऑफ इटालियन ओपन मैन सिंगल्स? देखो पूरे अभी तक का बता रहा हूँ मैं, सितंबर तक का, आज की डेट तक का, कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था सबसे पहले, फिर विंबलडन होता है। विंबलडन इस बार हुआ नहीं कोविड 19 के कारण। उसके बाद यूएस ओपन हुआ,
और अभी हमारे पास आ गया इटालियन ओपन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दो कंट्रीज़ के नाम भी हैं, तो मे बी आप कंट्री वाइज भी जो है वो उसको बता सकते हो, तो इसलिए मैंने दो ऑप्शन जो है वो कंट्री वाइज डाली हैं। तो आप मुझे बताओगे 77th एडिशन ऑफ इटालियन ओपन मेंस सिंगल जो है वो कौन जीता है। तो वो कौन जीता है, पहले मैं यहाँ पे मेंस का लिख दूंगा। तो मेंस का कौन जीता है, नोवाक जोकोविक जीता है। और ऑस्ट्रेलियन भी कौन जीता था, नोवाक जोकोविक जीते थे। यूएस ओपन कौन जीता था, डोमिनिक थीम जीते थे। और नोवाक जोकोविक कहाँ से हैं, सर्बिया से थे। और डोमिनिक थीम जो है वो ऑस्ट्रिया से हैं। तो याद रखना विंबलडन तो हुआ ही नहीं। तो अब बात आती है किसकी, वोमेन सिंगल्स की। तो वोमेन सिंगल का भी दोस्तों आंसर बता दो। तो वोमेन सिंगल का आपके पास आंसर क्या है, वो आंसर क्या है, वो है सिमोना हेलेप। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सिमोना हेलेप आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इटालियन जो हैं वो जीती हैं। ये बिलोंग करती हैं कहाँ से, रोमानिया से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, रोमानिया से बिलोंग करती हैं। तो इटली, रोम याद रख सकते हो, सिमोना हेलेप। और फिर हमारे पास जो बाकी बची हैं, यूएस ओपन किसने जीता था। यूएस ओपन आपको मैं ऑप्शन से दिखाता हूँ। यूएस ओपन किसने जीता था, नाओमी ओसाका। अगर आप करंट अफेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा, नाओमी ओसाका ने जीता था। ये कहाँ से थी, जापान से। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो वोमेन किसने जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था सोफिया कैनिन ने। तो आपने याद रखना है सोफिया कैनिन। अगर इसको 2-3 बार करोगे आपको याद 101% हो जाएगा। मैंने चारों के चारों बता दिए जो अभी तक हुए हैं। अभी सिर्फ हमारे पास एक रह गया, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, यूएस। और कौन सा रह गया हमारे पास, वो रह गया दोस्तों फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन आजकल चल रहा है, तो याद रखना है फ्रेंच ओपन जो है वो आजकल चल रहा है। तो इस बात को जरूर याद रखना अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन अभी स्टार्ट हुआ, 21 सितंबर से ही फ्रेंच ओपन जो है वो स्टार्ट हुआ है। और इसका रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो कब आएगा, जाके 11 अक्टूबर के आसपास। इसका मतलब हम 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर की न्यूज़ में इसको जो है वो कवर करेंगे। क्लियर। तो याद रखना, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं इसका एक चार्ट जरूर बना लो, याद रहेगा आपको। तो दोनों हो गए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो सिमोना हालेप फ्रॉम रोमानिया, और नोवाक जोकोविच को आप जानते ही हो, वो सर्बिया से हैं। मोस्ट फेमस प्लेयर एंड मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ टेनिस। Now, moving to the next question, who is the only Indian appointed as a member of the 7-member task force of Asian Football Confederation to regulate the football clubs in Asia and Australia? तो न्यूज़ बहुत ही सिंपल है कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो हम कह सकते हैं फुटबॉल क्लब्स हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में एक इंडियन भी जो है वो अपॉइंट किया गया है। और वो इंडियन का आपने नाम बताना है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो उस इंडियन का नाम बताओ दोस्तों मुझे, क्या है कि जो इस 7 मेंबर कमेटी में अपॉइंट किए गए हैं। और आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली जी, या आप सिंपली याद कर सकते हो गिरिजा शंकर जी। तो उनको अपॉइंट किया गया 7 मेंबर टास्क फोर्स में। ये क्वेश्चन याद करने वाला नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाला है। इसको पढ़ो ताकि आपको, अगर टेस्ट जब दोगे, आप वीकली टेस्ट दोगे, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसमें आपको जब क्वेश्चन आएगा क्या आपको याद आता है, यही आपने इवेल्युएट करना है। यही फायदा है सब्सक्रिप्शन लेने का, अदरवाइज क्या फायदा होगा। वीकली टेस्ट जब दोगे तो ये क्वेश्चन उसमें होगा, अलग तरीके से पूछा गया होगा, तो इसका मतलब आप उसमें अपने आप को क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। क्लियर। तो गिरिजा शंकर मुंगाली जी, याद रखना है एशिया और ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से फुटबॉल क्लब्स को कंट्रोल करना है। और एएफसी अगर आप देखोगे, इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर मलेशिया। कहाँ पे है, कोलालमपुर मलेशिया में। और साथ ही साथ आप याद रखोगे कि इसके प्रेसिडेंट कौन है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के, वो है शेख सलमान बिन इब्राहिम। शेख सलमान बिन इब्राहिम। और फिर से मैं कह रहा हूँ ये न्यूज़ याद करने वाली नहीं है, मतलब आप इसको रट्टा लगाओ ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना है ताकि ऑप्शन देके आपको याद आ जाए। तो आप देख सकते हो इनकी फोटो, ताकि फोटो से थोड़ा सा आपको याद रह जाए। हेडक्वार्टर की एक बार पिक्चर अपने दिमाग में बना लो ताकि आपको थोड़ा सा इसमें याद रह जाए। नेक्स्ट आते हैं, विच पर्सन नेम्ड एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ माली। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के डे का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि माली के अंदर जो है वो मिलिट्री जो है वो उसने इंटरवीन किया, मिलिट्री कूप हो गया, वहाँ पे मार्शल लॉ अप्लाई हो गया। तो मिलिट्री ने पूरी कंट्री को ओवरटेक कर लिया। और जो उनके इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे जो चल रहे थे, उनका नाम क्या था, इब्राहिम बॉबकार कीतिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, इसको देखते हुए रिजाइन कर दिया। तो अब नए प्रेसिडेंट बनाए गए, लेकिन टेम्परेरी तौर पे। टेम्परेरी का मतलब है कि 18 महीने का टाइम पीरियड इनका पेंडिंग पड़ा था इब्राहिम केता का, जिसके कारण अब ये इंटरिम प्रेसिडेंट 18 महीने के लिए ही रहेंगे, या फिर जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक रहेंगे। और उन टेम्परेरी प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वो है कर्नल बांदा। और इसको याद कैसे करोगे, बंदा के नाम से। हम कहते हैं ना वो बंदा आ गया, तो बंदा,
तो इस तरह से आप याद रखोगे। वो कहाँ से आया बंदा, वो आया माली से। तो इसका मतलब कर्नल बंदा जो है वो क्या बनाए गए हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और इसमें उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भी चुना है, वो भी टेम्परेरी तौर से चुना है। वो किसको चुना है, कर्नल असीमी गोता को। कर्नल असीमी गोता को। पहले क्या काम करते थे ये बंदे, जो बाहनदा थे वो फॉरेन, आप कह सकते हो कि फॉर्मर माली के डिफेंस मिनिस्टर थे बाय डिफॉल्ट, तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे ना। और फिर उन्होंने जो है वो पूरा का पूरा ओवरटेक कर लिया, तो ये सिस्टम रहा। और पुराने आपने याद रखना है, इब्राहिम की थे। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन थे या किसको रिप्लेस कर दिया, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अभी जो है वो मिलिट्री कूप हुआ है, वहाँ पे मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया। कैपिटल आपको पता ही है माली की कौन सी है, बमाको। कौन सी है, बमाको। इसको कई लोग अमाको बोलते हैं, बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि बी इज साइलेंट, तो ध्यान से मतलब आपको क्वेश्चन टिक होना चाहिए कि क्या है, अदरवाइज बमाको। और साथ ही साथ इनकी करेंसी, तो करेंसी आप देख सकते हो वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक। चलो, तो आप इनकी पिक्चर देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि बांदा जो है वो कहाँ से आया था, माली से आया था। चलो, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पे एक वर्ड देखो लिखा हुआ है जुंता। कई बार आप सुनो तो आपको याद रहना चाहिए, ये मिलिट्री के ग्रुप को कहते हैं। जो मिलिट्री का ग्रुप जो है वो फोर्सफुली किसी चीज़ को अबडक्ट करता है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जुंता। तो ये वर्ड आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, कल्चरल एंड लिबरल आइकन US जस्टिस, दैट इज द रुथ बेडर गिन्सबर्ग। वो देहांत हो गया उनका। तो एक बहुत ही फेमस लेडी US से गवर्नमेंट के अंदर, आप कह सकते हो गवर्नमेंट कह लो चाहे आप जुडिशरी सिस्टम कह लो, क्योंकि US की सुप्रीम कोर्ट की ये चीफ जस्टिस हैं। तो इसलिए जो है वो इनका नाम बहुत ही फेमस हो गया। तो आपने सिंपली बस याद रखना है, फिर से रट्टा नहीं लगाना कि क्या है इसके अंदर, जस्ट नाम याद रखो। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं USA के, उनका देहांत हो गया और उनका नाम क्या है, रुथ बेडर गिन्सबर्ग। इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो इतना बस याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने फिर से पिक्चर से देखना है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है वो देखने के लिए कि किस तरह से जो हमारी पास NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक हम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस तरह से उनको रेगुलेट करना है, किस तरह से उनकी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह से उनको जो है वो आगे जाके जो है वो काम लिया जा सकता है। तो इसके लिए एक पैनल बनाया गया है, और उस पैनल का हेड जो है वो किसको बनाया गया, हर्ष कुमार। और हर्ष कुमार जी को शायद आपने देखा भी हो, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो शायद नाम सुना भी होगा, देखा भी होगा। ये नाबार्ड के फॉर्मर चेयरमैन थे। कौन थे, नाबार्ड के फॉर्मर चेयरमैन थे। और आजकल नाबार्ड के चेयरमैन कौन हैं, वो हैं GR चिंताला। और वो कौन है, GR चिंताला। भी 2020 में आई थिंक मई जून के आसपास उनको अपॉइंट किया गया था, चिंताला। तो याद रखोगे, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है चिंता ला, तो ये चिंता लेके आए हैं साथ में, GR चिंताला। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। तो हर्ष कुमार जो हैं वो पुराने जो हैं वो हम कह सकते हैं कि नाबार्ड के चेयरमैन थे, और उनको सेबी के एक कमेटी में जो अपॉइंट किया गया, हेड बनाया गया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेबी, सेबी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है। सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, मतलब इसका एक एक्ट बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जिसका लोकसभा राज्यसभा में पास करके या किसी भी तरह से उसका एक्ट बना दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। अदरवाइज वो नॉन स्टैट्यूटरी होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सेबी जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखना है 1992 के एक्ट में इसको स्टैब्लिश किया गया स्टैट्यूटरी, अदरवाइज इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। और इसके हेड कौन है, अजय त्यागी जी हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है सेबी का, बहुत ही सिंपल है, ये तो आप मुझे बता सकते हो। और सेबी का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट इंक्ड MOU विद आर्मी टू ऑपरेशनलाइज किश्तवाड़ एयरशिप, दैट इज द एयर स्ट्रिप। एयर स्ट्रिप का बेसिकली मतलब होता है जहाँ पे प्लेन को लैंड किया जा सकता है, यहाँ पे जो है वो उड़ाया जा सकता है, टेक ऑफ और टेक लैंडिंग दोनों हो सकती हैं। और ये आर्मी के लिए जो है वो बेसिकली एक टाई अप हुआ है, कौन सी स्टेट और यूटी के लिए हुआ है। तो अगर आपको ये पता है कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो आंसर तो बहुत सिंपल हो गया। आंसर इसका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है, बेसिकली ये हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी अच्छा बनाने के लिए है। कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, खास करके किश्तवाड़ से अगर आप जम्मू, नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है वो इनका मेन हॉस्पिटल वो जम्मू हॉस्पिटल है, तो ऑलमोस्ट माना जाता है कि 8 घंटे लगते हैं वहाँ पे जाने में। लेकिन इस एयर स्ट्रिप का यूज़ करके तो वो क्या आधे घंटे में ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी और इम्प्रूव कर देंगे। और वैसे भी जो है जम्मू कश्मीर आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी अभी क्या बनाया गया है, यूटी बनाया गया है। तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं न्यूज़ हो चुकी है।
तो इस चीज़ को याद रखना है। अभी अभी इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं मनोज सिन्हा जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी बना दिए गए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और विंटर में कैपिटल जो है वो क्या है, जम्मू है, और समर में कैपिटल क्या है, श्रीनगर है। और ये याद रखोगे, SCS करके याद कर सकते हो। और जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, नाम से ही पता लग रहा है, डाचीगम नेशनल पार्क बहुत फेमस, और सलीम अली नेशनल पार्क। अब कई बार पेपर में सलीम अली करके नहीं पूछते, वो पूछ लेते हैं सिटी फॉरेस्ट करके, तो ये याद रखियो, सिटी फॉरेस्ट इज ऑल्सो नेम ऑफ ए सलीम अली नेशनल पार्क। तो जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं। ये देख सकते हो मनोज सिन्हा जी यहाँ पे बैठे हो। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट बिकम फर्स्ट स्टेट विद पॉलिसी ऑन एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इसके लिए कोई लॉज पास किए हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, और पहली स्टेट गवर्नमेंट बन गई है जो इनको इस तरह से कंट्रोल करेगी, और उनके लिए पुलिस बना रही है वो। तो आप मुझे बताओ क्या, कौन सी स्टेट है वो जिसके लिए उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज जो हैं वो बनाई हैं, और वो स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु। उन्होंने अभी अभी जो है एक्ट पास किए हैं जिसके अंदर ये देखा जाएगा कोई भी इन टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ना करे, अच्छी अकाउंटेबिलिटी हो, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, और इसका गलत तरीके से यूज़ करके कहीं ह्यूमन और कंप्यूटर की जो इंटरेक्शन है उसका गलत फ़ायदा ना उठाया जा सके। और ऐसी स्टेट गवर्नमेंट कौन सी बन गई है, तमिलनाडु बन गई है। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टेट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने एक्ट कौन कौन से पास किए हैं। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं के पलानीस्वामी, तो उन्होंने किया है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020, तमिलनाडु ब्लॉकचेन पॉलिसी 2020, एंड तमिलनाडु सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020। और उसके लिए उन्होंने 6 डिमेंशनल मतलब 6 चीज़ें, टैम डेफ के नाम से एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, ताकि आर्टिफिशियल बेस्ड जो सिस्टम है उसको इवेल्युएट किया जा सके। अब इसका मतलब क्या है टैम डेफ का, आपने याद नहीं करना, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्या है। इसका मतलब है दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल इश्यूज, मिसयूज एंड प्रोटेक्शन, डिजिटल एंड डाटा डेफिशिट, एथिक्स एंड फेयरनेस एंड इक्विटी। तो मतलब हर तरह से आपने अकाउंटेबिलिटी रखनी है, लीगल इश्यूज नहीं होने देने, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और साथ ही मिसयूज जो है वो नहीं करना है इसका, उसके लिए प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी है, डिजिटल डिवाइड करना आपने एक तरह से, और फेयरनेस और इक्विटी जो है वो इसमें होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ों को इन्होंने नाम दिया है ABC पॉलिसी। याद रखना है, कई बार ABC पॉलिसी करके पूछ लेते हैं। A स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B स्टैंड्स फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, C फॉर द साइबर सिक्योरिटी। तो 3 चीज़ों को फोकस किया गया। ABC बिल कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि ABC जो पॉलिसी है वो किसने बनाई है, वो तमिलनाडु ने बनाई है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और तमिलनाडु में बहुत ही फेमस है नेशनल पार्क अन्नामलाई मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और साथ ही साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी तमिलनाडु में है, लेकिन वो 2 स्टेट्स के साथ और टच करता है, केरला और कर्नाटका के साथ। नीलगिरी माउंटेन्स ऑल्सो नोन एज द ब्लू माउंटेन्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच बैंक इनिशिएटेड एमर्जिंग आंट्रप्रन्योर्स बिजनेस। सिर्फ इसी वर्ड को याद रखना है बस आपने, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। इमर्जिंग आंट्रप्रन्योर बिजनेस वर्टिकल टू हेल्प आंट्रप्रन्योर्स। मतलब एक बैंक ने जो है वो एक आप कह सकते हो नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, इमर्जिंग आंट्रप्रन्योर बिजनेस, जो कि जो नए बिजनेसमैन हैं जो नया बिजनेस करना चाहते हैं उनकी हेल्प करेगा, हर तरह से हेल्प करेगा, लाइक स्टाफिंग के अंदर, लाइक इक्विटी के अंदर, या आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में, और बैंकिंग सोल्यूशन तो प्रोवाइड करेंगे करेंगे। और ये बैंक कौन सा है, बंधन बैंक है, जो ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करे जिसका नाम है इमर्जिंग आंट्रप्रन्योर बिजनेस। नाम से पता लग रहा है, तो बस बंधन बैंक का आपने याद रखना है कि बंधन बैंक ये नया वर्टिकल चैनल जो है वो स्टार्ट कर रहा है। और बंधन बैंक ने न्यू वर्टिकल कॉल्ड इमर्जिंग इज टू असिस्ट दिस सेगमेंट इन बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, ताकि अगर जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको हेल्प मिल सके। और इसके लिए उन्होंने स्पेशली एक बंदे को इसका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लगाया, और वो है कुमार आशीष। दिस वर्टिकल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग माइक्रो होम लोन। तो ये क्या क्या काम करेंगे, जो होम लोन है छोटे दर पे, लाइक आप कह सकते हो छोटे लेवल पे देना है, माइक्रो बाजार लोन, छोटे से छोटे लेवल पे बाजार में लोन देना है, या एंटरप्राइज लोन आपने देना है, तो ये मैनेज करेंगे। तो सिर्फ याद रखना है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस क्या है, और कौन से बैंक ने स्टार्ट किया, बंधन बैंक ने स्टार्ट किया है। तो आप मुझे साथ ही साथ बंधन बैंक के बारे में बता दो कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली कहाँ पे है, बंधन बैंक के जो है वो हेड कौन है, मतलब उसके CEO जो है वो कौन है बंधन बैंक के। और साथ ही साथ मुझे ये बता दो कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। 3 चीज़ें, टैगलाइन भी बता दो। तो मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों कौन है इनके, चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष। और अगर आप देखोगे हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, वो है कलकत्ता में, मतलब वेस्ट बंगाल में है। और टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई। तो इस तरह से आपने याद रखना है चीज़ों को।
नेक्स्ट आते हैं HDFC लाइफ साइंस कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट विद विच बैंक। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है तो इसका मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है वो बैंक के कस्टमर्स को बेचना चाहती है। सिंपल एंड सोबर। एंड इसमें आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है, येस बैंक। और अगर आपको मैं पिछली थोड़ी सी न्यूज़ बताऊं कि येस बैंक के साथ 3 इंश्योरेंस कंपनीज ने टाई अप किए हैं, वो कौन सी है? HDFC इंश्योरेंस है, वो ICICI इंश्योरेंस है, और वो SBI इंश्योरेंस है। तो आप देख सकते हो 3 सबसे बड़े बैंक और येस बैंक के साथ टाई अप किया कि किसी तरह से येस बैंक को रिवाइव कर सकें, इसको ऊपर उठा सकें। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हो HDFC लाइफ। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, हु रोट ए बुक टाइटल्ड वॉइसेस ऑफ डिसेंट। बहुत ही बड़ी हिस्टोरियन हैं, मैं आपको हिंट बता ही चुका हूँ, बहुत बड़ी हिस्टोरियन हैं। इसका मतलब रामचंद्र गुहा जी का नाम तो आउट हो गया, मतलब वो लेडी हैं एक, जिन्होंने ये वॉइसेस ऑफ डिसेंट लिखा है। ये बेसिकली जो अभी दिल्ली में सिटीजनशिप लॉ के लिए और नेशनल सिटीजन रजिस्टर के लिए जो है वो दंगे हुए थे असम में और ख़ास करके दिल्ली में, उसका जिक्र जो है वो इसमें किया गया है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया वॉइसेस ऑफ डिसेंट। तो ये बहुत ही फेमस हिस्टोरियन रोमिला थापर जी ने जो है वो इस बुक को लिखा है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। और इसको अक्टूबर 2020 में जो है वो अभी रिलीज़ किया जाएगा, और आप चेहरे से शायद रोमिला थापर जी को पहचान जाओगे। इनकी बुक मुझे याद आ रही है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस बुक, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस बुक है जो इन्होंने लिखी थी। ऐसी एक रामचंद्र गुहा जी की, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मोस्ट फेमस बुक, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी लोग इसको पढ़ते हैं, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए जानने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली ऑन विच डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम 3 दिन करेंगे जो एक ही दिन मनाए जाते हैं, और तीनों के तीनों 22 सितंबर को मनाए जाते हैं, और तीनों को रिलेट कर लेंगे ताकि आपको कोई भी जो है वो दिक्कत ना आए। तो उसको हम तीनों को एक स्टोरी वाइज जो है वो रिलेट करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो आपने पहले मुझे बताना है राइनो डे। राइनो बहुत ही फेमस है इंडिया के लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर, आपको याद होगा। और बहुत ही फेमस वहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनो, जिसको इंडियन राइनो भी कहा जाता है। तो ये कौन से दिन मनाया जाता है? सितंबर 22 को जो है वो वर्ल्ड राइनो डे जो है वो मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि जो राइनो स्पीशीज़ हैं वो 5 राइनो स्पीशीज़ हैं, और वो ख़त्म ना हो जाए, उनको हमने किसी तरह से कंजर्व करके रखना है। और किस तरह के वो थ्रेट्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, उसको हमने जो है वो बचा के रखना है। 5 तरह के राइनो जो हैं वो कौन कौन से? एक तो मैं बता ही चुका हूँ, इंडियन राइनो है जिसको वन हॉर्न्ड राइनो कहा जाता है, एक वाइट राइनो है, एक जो है वो ब्लैक राइनो है। ये तो 3 आपको याद रहेगा, इंडियन, वाइट और ब्लैक। तो एक रह गया सुमात्रन, वो सुमात्रा वाले एरिया में होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज दी सुमात्रन। एक होता है जावन, वो जावा वाले एरिया में, जावा सुमात्रा आइलैंड आपको पता होगा इंडोनेशिया में, तो वो इनके नाम से फेमस है। तो इसलिए आप इनको याद रखोगे। IUCN स्टेटस, मतलब अगर आप देखोगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो इनका स्टेटस है वो जावन, सुमात्रन और ब्लैक जो राइनो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। वाइट राइनो जो हैं वो नियर थ्रेटन्ड हैं, और जो इंडियन राइनो मतलब वन हॉर्न्ड राइनो वो वल्नरेबल में आता है। तो इसलिए आपने याद रखना है 5 राइनो, और इसका थीम भी इसी के बेस पे अगर आप देखोगे 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर, कि हमने हर तरह से इन पांचों की कंजर्वेशन करनी है, हमने किसी भी तरह से इन पांचों को बचा के रखना है। तो याद रखना है 22 सितंबर 2020 को मनाया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी थी। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड कार फ्री डे। नाम से पता लग रहा है कि आपने अपनी पर्सनल कार को यूज़ नहीं करना, आप पूल करके जाओगे, ठीक है, कार पूल कर सकते हो आप, बस यूज़ कर सकते हो, ट्रेन मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हो, साइकिल यूज़ कर सकते हो, या फिर वॉक करके जो है वो जा सकते हो। मतलब हमने पोल्यूशन को क्या करना है, उसमें कम करना है, आपने इन्वायरमेंट को जो है वो स्वच्छ बना के रखना है। तो उसके बेसिस पे जो है वो ये मनाया जाता है वर्ल्ड कार फ्री डे। तो मतलब आपने 22 सितंबर को कार का यूज़ नहीं करना, ये याद रख सकते हो, अदरवाइज मैं रिलेट करवाऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड रोज डे। ये वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स के लिए मनाया जाता है, क्योंकि बेसिकली जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको एक होप देने के लिए, उनको अंदर से खुश करने के लिए हम रोज़ जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। तो इसको वैलेंटाइन डे के साथ रिलेट मत करो, ये वर्ल्ड रोज डे है। तो कहीं फटाफट जो है वो आप कोई वैलेंटाइन वीक वाला दिन लगाया हो कि रोज डे होता है, वो वाला नहीं है भाई। ये कैंसर पेशेंट्स को रोज़ देने के लिए मनाया जाता है। तो बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि जो लोग कैंसर से लाइक उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उनको हम किसी तरह से जो है वो चीयर कर सकें। तो रोज़ इसलिए ताकि अपना प्यार जो है, अपनी केयर जो है वो हम व्यक्त कर सके, तो इसलिए जो है वो रोज़ डे मनाया जाता है। अब 3 दिन हो गए, तीनों को ही किस दिन मनाया जाता है? 22 सितंबर को। कौन कौन सा? राइनो डे,
ठीक है। उसके बाद आपने देखा रोज डे, और उसके बाद आपने कौन सा देखा, एक दिन और देखा था, वो कौन सा था, वर्ल्ड कार फ्री डे, है ना। अब देखो इसको कैसे याद करोगे। रोज लेके रहाइनों पे हमने जाना है, मतलब रोज लेके रहाइनों को मिलने जाना है, क्योंकि उसको कैंसर था इसलिए हम उससे मिलने जा रहे हैं, उसको रोज देने जा रहे हैं। लेकिन कार से नहीं जाएंगे, वॉक करके जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, वॉक करके जाएंगे, या पब्लिक ट्रेन लेके जाएंगे। तो रहाइनों से मिलकर उसको रोज देंगे, तो इसलिए वर्ल्ड रहाइनो डे, रोज डे, एंड दैट इज आप कह सकते हो कार फ्री डे। कार नहीं लेके जानी उस दिन, कार फ्री नहीं है, तो कार वॉक करके जाएंगे, तो दैट इज द कार फ्री डे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर। तो 3 देखो याद हो गया आपको एक ही लाइन से। नेक्स्ट आते हैं, 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, कि जो पानी वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर निगाह रखी जा सके, पानी को किस तरह से कंजर्व करना ज़रूरी है, वो इसके अंदर जो है वो अवेयर किया जाता है। और ये दिन अगर आप देखोगे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे अर्थ के ऊपर अगर हम 100% वाटर लेके चल रहे हैं, तो उसमें 97% वाटर तो सेलाइन है, 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, और 3% में 2% जो है वो ग्लेशियल फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में, 1% ही लिक्विड फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेश वाटर तो 1% ही रह गया जिसको हम यूज़ कर सकते हैं 100 में। तो स्कैर्सिटी है पानी की कमी है, जिसके कारण पानी को बचाना ज़रूरी है, उसी को अवेयर करने के लिए जो है वो 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, 18 सितंबर ही रहेगा। याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था 18 सितंबर को इक्वल पे डे मनाया जाता है। इक्वल पे डे, ताकि जो जेंडर गैप इंडेक्स है या जेंडर गैप है पे के अंदर मेल और फीमेल का, वो जो है वो ख़त्म हो सके, तो दोनों को इक्वल पे मिले, तो उसके बेसिस पे मनाया जाता है। तो आपने सिंपली कहना है, अगर बॉस ने इक्वल पे नहीं दी मैन और वोमेन को, तो हम उसके मुंह पे पानी फेंक देंगे, और पानी वेस्ट हो जाएगा और मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो है वो आप क्या कहोगे, 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए मैंने 15 सितंबर का भी आपको करवा दिया कि 2 मनाए जाते हैं, कौन कौन सा, इंजीनियरिंग डेमोक्रेसी, मतलब इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, और इंजीनियर डे जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता रहता हूँ, ताकि किसी तरह से आपको जो है वो दिमाग में बैठ जाएं और आपको याद ना करने पड़े। क्लियर। तो ये थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेरे ख्याल से सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ ही साथ गाइस 300 लाइक्स जो हैं वो चाहिए, 300 प्लस लाइक्स जो है वो अगर आप हमें दोगे, तो हम और भी तरह के कंटेंट आपके सामने लेके आ सकते हैं। ये हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। अभी हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के ऊपर हैं, तो जैसे ही ये सस्टेन हो पाता है उसके साथ ही हम जो है वो और कंटेंट भी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लाइक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपकी जनरल अवेयरनेस सेक्शन को जरूर बूस्ट करेगा ये। और ये मेरा पर्सनली बिलीफ है कि अगर आप 1 महीने तक लगातार वीडियोस को देखते हो और हमारी पीडीएफ्स को पढ़ते हो, और 1 महीने के बाद आप नहीं रहोगे, आपके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, और साथ ही साथ जो है वो आप देखोगे कि आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप उठाते हो, तो उसमें आपकी न्यूज़ सारी की सारी जो है वो कवर हो जाती हैं। और ऐसा अगर करते हो तो आप में खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा, और हमें भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।